Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will discuss the part 2 of acid, bases and salts. And अगर आपने part 1 नहीं देखा तो please पहले part 1 की video देखें and then come to this video so that the topics would be more clear. Now अगर मैं बात करता हूँ एसिड्स की तो एसिड क्या होते हैं which are sour in taste, blue litmus को रेड कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेस को एंड जिनकी पीएच 7 से कम होती है उन्हीं को एसिड बोला जाता है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दो कैटेगरीज में है। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दो कैटेगरीज होती हैं इसकी। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वीक है। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपने याद रखनी है। बेसिस की बात करता हूँ तो जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, रेड को ब्लू कर रहे हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड को, उनको बेसिस बोला जाता है। और इसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है, सोपी टच के होते हैं। ये भी वीक और स्ट्रॉन्ग दो कैटेगरीज में होते हैं। वी हैव डिस्कस दिस वेरी ब्रीफली, वेरी डीपली वी हैव डिस्कस दिस। एंड उसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इसका डिफरेंस। उसके बाद हमने पहली दो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी जिसमें मेटल की रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस थी। तो आपने याद रखना है वो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही देगा। और कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि अगर मेटल की रिएक्शन विद एसिड एंड बेस हो रही है तो हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन बाय पॉप साउंड हमें पता चलेगी। और साल्ट एंड वाटर हमेशा बनेगा, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से जब भी किसी एसिड की रिएक्शन होती है, मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, तो उसकी अगर रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ तो हमेशा याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलना है। क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, साथ में सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डिटेल में आपने समझना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद दिस इज जस्ट अ रिकैप। बेसिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिस जो है वो कभी भी मेटल के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं शो करते। अब मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड के साथ अगर मैं बात करता हूं तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं। मेनली जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर वो बेसिक नेचर के हैं तभी वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब बेसिक ऑक्साइड है तो अब देखो मेटल ऑक्साइड हमने लिया, ये मेटल है कैल्शियम और ऑक्साइड हो गया तो कोई इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास है और उसकी रिएक्शन विद एसिड की है और एसिड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसकी जब रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आपने हमेशा याद रखना है सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हमने सीखा कि जब भी मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर देगा ही देगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन मेटल का अगर हमारे पास कोई ऑक्साइड आ जाता है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। अब इन दोनों में अगर ध्यान से देखोगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा है? कार्बन एक नॉन मेटल है, साथ में उसका ऑक्सीजन लगा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और NaOH हमारे पास बेस है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो ये हमारे पास एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ और ये हमारे पास बेस है। जब हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो भी सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो एक एक गुरु मंत्र यहां से निकल के आ रहा है भाई। गुरु मंत्र यहां से ये निकल के आ रहा है कि चाहे हमारी एसिड की रिएक्शन हो रही है, चाहे हमारे मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, लेट मी राइट इट डाउन सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर। तो अगर मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है बेस के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। और अगर आप रिजल्ट को ऐसे लिख के आ रहे हो, अगर वाटर भी वहां पे आपने लिख दिया इस चीज को आइडेंटिफाई करके, वेदर आपका सॉल्ट गलत हो गया तो हाफ मार्क एग्जामिनर आपको दे के ही आगे जाएगा। क्लियर? तो आपने कभी भी रिएक्शन को खाली छोड़ के नहीं आना। जितना भी आपको पता है, जितनी भी आपकी नॉलेज है, उसके बेस पे आपने आंसर करके आना है।
देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, न्यूट्रल कर देगी चीजों को। न्यूट्रल कैसे करेगी? अब देखो हमारे पास अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन गया, ये जो प्रोसेस हुई इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ हो रही है, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो उसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, उसका पीएच 7 होता है और उसके साथ वाटर निकलेगा। तो ये भी रिएक्शन आपने याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। अब देखो नाम से ही क्लियर है, एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर आप मान लो ट्रेवल कर रहे हो, रोड पे आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपने राइट जाना है तो आप राइट का इंडिकेटर दोगे, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे, सो दैट जो पीछे आने वाली ट्रैफिक है दे कैन इंडिकेट, उनको समझ आ जाए कि आपके जाने का इशारा किस तरफ है, आप किस तरफ जाने का इशारा कर रहे हो, आपका क्या बिहेवियर हो सकता है इस इशारे के प्रति, कि आपने राइट को जाना है कि लेफ्ट को जाना है। सेम वे में केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं एसिड एंड बेस चैप्टर में। अब अगर तो हमें उस इंडिकेटर्स हैं, हमें सोल्यूशन का नहीं पता चलता कि वो एसिड है कि बेस है, क्योंकि मोस्टली जो कलरलेस सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास और सारे वाटर जैसे ही लगते हैं, हमें नहीं पता चलता, देखने से हम नहीं बता सकते कि ये एसिड है कि बेस है। हमें उनको क्या करना पड़ेगा? इंडिकेटर की हेल्प से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं, इसका मतलब इंडिकेटर्स वो हैं जो हमें इशारा दे रहे हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। तो इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर, बाय चेंजिंग देयर कलर, उसका कलर चेंज करके हमें बता रहे हैं। अब इंडिकेटर्स तीन तरह के हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो है हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, ये हम नहीं बना रहे, ये नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे लिटमस हो गया, और जैसे टर्मरिक होगी, टर्मरिक हल्दी होती है। तो हल्दी अगर आप जैसे आप कई बार खाना खाते हो, खाना खाते समय सब्जी आपकी शर्ट पे गिर जाए, तो बाद में वॉश करने के बाद वो पहले तो येलो थी, वॉश करने के बाद वो रेड हो जाती है, इसका मतलब टर्मरिक थी वहां पे, टर्मरिक के इंडिकेटर है, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक हो जाता है। अब ये आपने चीजें सेवेंथ में पढ़ी हुई हैं। अब देखो बेस के साथ रिएक्ट करने पे टर्मरिक हमेशा रेड कलर देती है और एसिड के साथ येलो का येलो ही रहती है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर की हेल्प से हमने आइडेंटिफाई कर लिया वेदर द थिंग इज एसिडिक और बेसिक, जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि डिटर्जेंट हमारा बेस होता है। ठीक है, क्योंकि वो रेड कर रहा था टर्मरिक को। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं, तो सेवेंथ क्लास में एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम करवाते हैं बच्चों को कि आपने क्या करना है, आपने एक शीट लेनी है, उसको पहले पेस्ट के साथ, टर्मरिक की पेस्ट के साथ उसको पूरा लेप कर देना है उसका शीट के ऊपर, और उसके बाद आपने डिटर्जेंट का सोल्यूशन लेना है और जो हमारा टूथपिक होता है उसकी हेल्प के साथ आपने उसके ऊपर स्लोगन लिखनी है या फ्लावर बनाना है, कोई भी आर्ट करनी है। तो आप देखोगे जो आर्ट आप डिफरेंट कलर डिटर्जेंट सोल्यूशन से करोगे वो रेड होती जाएगी, क्योंकि टर्मरिक जो होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करने से रेड कलर देता है हमें। ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर नाम से क्लियर, जिसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, जिसको हम बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं? लैब में बना रहे होंगे। तो लैब में अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। वो कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज को आपने सेवेंथ क्लास में पढ़ा है, ये दोनों नाम सेवेंथ क्लास में डिस्कस होते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन। मिथाइल ऑरेंज अगर हम एसिड में डालते हैं तो वो ऑरेंज ही रहता है, बट बेस में डालने से रेड हो जाता है। फिनोल्फेथलीन एसिड में डालने से कलरलेस रहता है, बेस में डालने से पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि कौन सी चीज किस में डालोगे, कब कौन सा एसिडिक और बेसिक कब होगा, ये हमें यहाँ से पता चलता है। और उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये आपने ध्यान से समझना है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो एसिड एंड बेस में मिक्स होके उसका ऑर्डर चेंज कर दें, उसका स्मेल चेंज कर दें। और क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में एक बार ये आया था कि ऑर्डर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आप कौन सा सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हो? अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम क्या कर रहे हैं? अपना नोज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्मेल लेके बता रहे हैं कि कोई चीज एसिडिक है कि बेसिक है बाय उसकी स्मेल देख के। जैसे इसमें वनीला और अनियन की एग्जांपल आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है व्हाट आर अल्कलीज। अल्कलीज मैंने आपको पहले भी
डिस्कशन में बताया था कि अल्कलीज जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल बेसिस जो होते हैं, जो सोपी टच के होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। और जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे वेल नोन अल्कलीज हैं। इनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी क्योंकि बेसिस ही हैं। और सॉफ्ट होते हैं, डेंसिटी कम है, जैसे इसकी घनता बहुत कम होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये कलर जरूर देते हैं फ्लेम को। और अल्कलीज जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आपको रेफर करना पड़ेगा 9th क्लास को। हैलोजन्स क्या थे? हैलोजन ग्रुप नंबर 17 में प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए, मतलब ये सबसे ज्यादा लालची हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और ये जो है अल्कलीज के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, सो दैट ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। हर एक बंदा लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, जैसे आप स्टेबल होना चाहते हो, जैसे मैं स्टेबल होना चाहता हूँ बाय आर गुड जॉब्स, की स्टडी अच्छी कर ली, फिर उसके बाद अच्छी जॉब ली, अपने सपने पूरे किए, माँ बाप के सपने पूरे किए, और एक स्टेबल लाइफ के लिए हर बंदा भाग रहा है। तो इसी तरह एलिमेंट्स भी भाग रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए। हैलोजन भाग रहे हैं, हैलोजन सबसे ज्यादा लालच शो कर रहे हैं कि मेरे को एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, प्लीज एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, संन्यास ले लूंगा। सो दे कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल सॉल्यूशंस। तो इनको हम मिनरल ऑयल सॉल्यूशन में भी स्टोर कर सकते हैं। अब डिल्यूशन ऑफ एसिड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम सर्शन एंड रीजनिंग आई थी डिल्यूशन ऑफ एसिड्स में। अब देखो डिल्यूशन ऑफ एसिड्स के में आपने ये बात रखनी है, कभी भी पानी को उठा के एसिड की बोतल में नहीं डालना, बिकॉज जब भी एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकल रही है। और इसी कारण हमने कभी भी पानी को एसिड की बोतल में नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण बोतल भी फट सकती है, और जो रिएक्शन की गैस के साथ आपके ऊपर एसिड के छींटे भी गिर सकते हैं, जिसके आपकी स्किन के ऊपर एसिड बर्न्स हो सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना। आपने क्या करना है, एसिड को पानी में धीरे धीरे डालना है विद द कांस्टेंट स्टीयरिंग। पानी आपने ले लेना बीकर में, विद आपने ग्लास रोड के साथ उसको हिलाते रहना है, और पानी एसिड को धीरे धीरे डालते रहना है, और जिस तरह से डिल्यूशन करनी है विच इज द प्रॉपर वे, जिससे अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में से हीट निकल भी रही है तो वो हीट आपको नुकसान नहीं करेगी। अब देखो, एसिड टू वाटर, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। वाटर टू एसिड, इफ वाटर इज एडेड टू द concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass containers may break due to excessive heat. ठीक है, इसके कारण बहुत ज्यादा हीट के कारण वो ब्रेक भी हो जाएगा और आपके ऊपर एसिड बर्न्स हो जाएंगे। सो दिस इज नोन एज डिल्यूशन। उसके बाद ये पीएच ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर का टॉपिक है। पीएच के बारे में हम फिर पीएच की एवरीडे लाइफ की पीएच, देन हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन, सो दैट आने वाली वीडियोस जो हैं, जो हम ये सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और आप अपनी स्टडीज पे वेल करते रहें। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप दिस सेशन वुड बी मोर हेल्पफुल नाउ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है रिगार्डिंग द सेशन, रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनी लाइन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल मी एज वेल। मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। So thank you. Have a nice day. Stay tuned.